हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कैरियर सेटअप में। आईटीआई के वेल्डर स्टूडेंट्स के लिए 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस सीरीज़ का 10वां क्लास आज हम आपके बीच में लेकर के आए हैं। इसके पहले के ऑलरेडी 9 क्लासेज मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। अगर उन सभी क्लासेज को अभी तक आपने नहीं देखा है तो उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उनके द्वारा, उस लिंक के द्वारा उन क्लासेज को जरूर देख लीजिएगा, फिर आप इस क्लास को प्रोसीड कीजिएगा। और यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, ये सभी क्वेश्चन जो इनमें डाले गए हैं, इन सभी के सेट में वो सभी क्वेश्चन आईटीआई के वार्षिक एग्जाम तथा सीटीआई के एंट्रेंस एग्जाम को दोनों के ध्यान में रख करके डाले गए हैं। और इन सभी क्वेश्चन सेट का पीडीएफ भी आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट careersetup.in पर विजिट करके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आज की जो सेट नंबर 10 है यानी क्लास नंबर 10 है, उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, टूलों की मरम्मत के लिए प्रयुक्त वेल्डिंग रॉड कौन सी होती है? सिल्वर स्टील की होती है, हाई कार्बन स्टील की, स्टेनलेस स्टील की या फिर क्रोम वेनेडियम स्टील की? तो जो टूलों की मरम्मत के लिए जो प्रयुक्त वेल्डिंग रॉड होती है वो सिल्वर स्टील की होती है। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सिल्वर स्टील है। 181 का यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 182 नंबर, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए किस रंग का होज पाइप लगाया जाता है? ऑक्सीजन सिलेंडर जो आप वेल्डिंग में दो तरह के सिलेंडर्स यूज किए जाते हैं, एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन का। उनमें जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसकी होज पाइप किस कलर की होती है? होज पाइप जिसके द्वारा ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है यानी गैस का फ्लो होता है वो आपके वेल्डिंग टॉर्च तक जाता है, उसी होज पाइप की बात की जा रही है कि ऑक्सीजन का जो होज पाइप होता है किस कलर का होता है। तो ऑक्सीजन का होज पाइप, जैसा कि मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ, हरे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो 182 का यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। जबकि मैरून जो होता है वो एसिटिलीन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 182 का ए बी नंबर सही आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन 183 नंबर है, छोटे हथौड़े का वजन कितना होता है? 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम या फिर 3 किलोग्राम? तो देखिए, जो बड़े हथौड़े होते हैं 4 से 5 केजी तक के होते हैं, और उसमें जो मीडियम साइज़ के हथौड़े होते हैं 3 केजी तक के होते हैं। जबकि जो छोटा हथौड़ा होता है 2 केजी का होता है, इससे भी छोटे होते हैं, जो कि काफ़ी हल्के कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो कि ग्राम में आधे केजी के होते हैं या फिर 1 केजी से कम के होते हैं। तो वो काफ़ी छोटे मोटे ऑपरेशंस करने के लिए उनका यूज किया जाता है। बाकी 2 किलोग्राम के जो होते हैं छोटे हथौड़े के अंतर्गत आते हैं। तो 183 का यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, 2 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूब का साइज कैसे लिया जाता है? जो ट्यूब होती है, अगर आपके पास कोई ट्यूब है और उसका साइज आपको लेना है तो कैसे लिया जाता है? बाहरी व्यास के द्वारा, आंतरिक व्यास के द्वारा, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ट्यूब का जो व्यास होता है, देखिए 2 तरीके से ले सकते हैं आप, बाहरी भी ले सकते हैं और आंतरिक भी ले सकते हैं, क्योंकि अंदर से ट्यूब खोखली होती है। तो ऐसे में 184 का यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। तो 184 का यहाँ पर सी नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 185 नंबर, 2 प्लेटों को किस कोण पर रखकर कॉर्नर जोड़ लगाए जाते हैं? तो देखिए, जब भी आप प्लेटों को जोड़ते हैं तो उसके लिए प्लेटों को आपस में जोड़ने के लिए या कॉर्नर ज्वाइंट करने के लिए कोई एंगल फिक्स नहीं होता है। आप किसी भी एंगल पर उनको आपस में लगा करके, या वेल्ड ज्वाइंट है या कोई भी है, आप उसको जोड़ सकते हैं। तो उसका कोई भी एंगल नहीं होता है 2 कार्यखंड को आपस में जोड़ने का। तो ऐसे में 185 का यहाँ जो सही आंसर है ए नंबर हो जाएगा। 2 प्लेटों को आप किसी भी कोण पर रख करके जोड़ सकते हैं। तो 185 का यहाँ पर ए नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 186 नंबर, किस धातु में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है? वह धातु कहलाती है, यानी जिस धातु में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है उस धातु को हम क्या कहते हैं? सुचालक, कुचालक, ए तथा बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जिस भी धातु में करंट का फ्लो सुगमता से होता है उसको आप सभी ने पढ़ा होगा, सुचालक बोला जाता है। तो 186 का यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। और जिसमें धातु का ये, जिसमें जो कि करंट का फ्लो आसानी से नहीं होता है या रुकावट होती है, बिल्कुल होने ही नहीं देता है, उसको हम कुचालक बोलते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, वुड हो गई, लकड़ी हो गई, ये कुचालक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो 186 का यहाँ पर जो है सुचालक, तो चूँकि पूछा विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, तो यहाँ ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है 187 नंबर, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग की विधियों के नाम हैं, कौन कौन से हैं? इनमें से नॉन ट्रांसफर प्लाज्मा आर्क प्रोसेस या ट्रांसफर प्लाज्मा आर्क प्रोसेस, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 187 का यहाँ पर जो सही आंसर है सी नंबर, ए तथा बी दोनों, यानी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत ये दोनों वेल्डिंग्स आती हैं। तो ऐसे में 187 का यहाँ पर सी नंबर सही आंसर है, ए तथा बी दोनों।
अगला क्वेश्चन है 188 नंबर, डक्टिलिटी टेस्टिंग, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं नम्यता परीक्षण, द्वारा वेल्डिंग के कौन से गुणों को स्थापित किया जा सकता है? वेल्ड पेनिट्रेशन, फ्यूजन की सत्यता, जोड़ की सामर्थ्य, या फिर ये सभी। तो डक्टिलिटी टेस्टिंग के द्वारा किसी भी वेल्ड की गई जो धातु है यानी वेल्ड किया गया वर्क पीस है, उसके इन सभी गुणों को हम सत्यापित कर सकते हैं, जैसे कि वेल्ड पेनिट्रेशन कितना है, फ्यूजन की सत्यता कितनी है, तथा जोड़ की सामर्थ्य कितनी बनी है। ये सब हम डक्टिलिटी टेस्टिंग के द्वारा इसका पता लगा सकते हैं। तो 188 का जो सही आंसर है यहाँ पर डी नंबर है, ये सभी। ठीक है, डक्टिलिटी टेस्टिंग, जिसमें कि किसी वर्क पीस को इतना ज़्यादा उसको खींचा जाता है जिससे कि वो कितना ज़्यादा तक उसमें स्ट्रेस या खिंचाव आ सकता है, उसके बेसिस पर इन सभी का आप पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 189 नंबर, पानी में नीचे की जाने वाली वेल्डिंग प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पानी के नीचे की जाने वाली जो प्रक्रिया वेल्डिंग होती है, यानी पानी के नीचे अगर किसी धातु में वेल्डिंग की प्रक्रिया करनी हो तो उसको कौन सी वेल्डिंग बोलते हैं? फोर्ज, प्रेशर, हाइपर बोरिक, या फिर फ्यूजन वेल्डिंग। तो 189 का यहाँ पर सही आंसर है सी नंबर। जो पानी के अंदर आप वेल्डिंग करते हैं उसको आप हाइपर बोरिक वेल्डिंग बोलते हैं। तो 189 का यहाँ पर सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190 नंबर, निम्नलिखित में फ्लक्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में यानी इनमें से फ्लक्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? रेत का, नमक का, या फिर सुहागा का, या फिर ये सभी का। तो देखिए फ्लक्स के रूप में यहाँ पर इन सभी का प्रयोग आप कर सकते हैं, और रेत का भी, नमक का भी, सुहागा का भी। और तो ऐसे में यहाँ पर जो सही आंसर है 190 का यहाँ पर डी नंबर सही है। ये सभी यानी रेत, नमक तथा सुहागा, इन सभी का प्रयोग आप फ्लक्स के रूप में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 191 नंबर, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? इससे अच्छी वेल्डिंग होती है, इससे स्पैटर का कोई दोष नहीं रहता है, इसमें आर्क फ्लैश नहीं करता है, या उपरोक्त सभी। तो 191 का यहाँ पर सही आंसर है डी नंबर, वो उपरोक्त सभी है। यानी कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग अच्छी होती है, स्पैटर यानी कि जो वेल्डिंग करने के साथ में जो उसके स्प्लैश होते हैं, वेल्डिंग के जो मटेरियल्स होते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल, वो दोष नहीं उत्पन्न होता है, और इसमें आर्क फ्लैश भी नहीं होता है। तो ऐसे में 191 का यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है डी नंबर है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 192 नंबर, 192 है, फिलर रॉड का समान गति से न पिघलना किस दोष का कारण होता है? पेनिट्रेशन की अधिकता की वजह से, या ओवरलैपिंग की वजह से, या ओवर हीटिंग की वजह से, या बीड में समांतर न होना। यानी फिलर रॉड का समान गति से न पिघलना, यह दोष का कारण क्या है? तो इसमें से जो सही आंसर है 192 का डी नंबर है, बीड में समानता न होने की वजह से फिलर रॉड जो है कि समान गति से नहीं पिघलता है। तो यहाँ पर 192 का यहाँ पर डी नंबर है, बीड में समानता न होना, इस की वजह से ये वाला डिफेक्ट आपके सामने आता है, यानी ये वाली प्रॉब्लम आपके वेल्डिंग करते समय आती है कि फिलर रॉड जो कि एक समान गति से नहीं पिघलता है। नेक्स्ट है 193 नंबर, कॉस्ट आयरन के लिए किसे फ्लक्स के रूप में प्रयोग करते हैं? कॉस्ट आयरन के लिए फ्लक्स के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम क्लोराइड के लिए सोडियम फास्फेट का, या फिर सुहागा का, या फिर पोटेशियम बोरेट का। तो कॉस्ट आयरन के लिए जो फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है वो होता है सुहागा का, यानी कि बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है फ्लक्स के रूप में कॉस्ट आयरन के लिए। तो 193 का जो सही आंसर है यहाँ पर सी नंबर, सुहागा यानी कि बोरेक्स, जिसको कि दूसरा नाम होता है बोरेक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं 194 नंबर, प्रेशर रेगुलेटर में हाई प्रेशर गेज कितना किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तक पढ़ने में सक्षम होता है? कहने का मतलब प्रेशर रेगुलेटर में हाई प्रेशर गेज कितना रीडिंग तक पढ़ सकता है? 200 तक, 300 तक, 400 तक, या फिर 250 तक, या उसकी इसको भी ऐसे भी बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को कि प्रेशर रेगुलेटर में हाई प्रेशर गेज यानी कि उसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो कितनी होती है रीडिंग को पढ़ने की? तो 200, 300, 400, या फिर 250 तक। 194 का यहाँ पर है बी नंबर, 300 जो है कि किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तक के रीडिंग को पढ़ने में प्रेशर रेगुलेटर जो कि सक्षम होता है, यानी हाई प्रेशर गेज जो कि मेजर कर सकता है। तो 194 का यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा, 300 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, 195, सरफेसिंग के प्रकार हैं, यानी सरफेसिंग की जो प्रक्रिया होती है उसके जो प्रकार हैं कौन कौन से हैं? क्लैडिंग है, हार्ड फेसिंग है, फिर बटरिंग है, या फिर ये सभी है? तो 195 का यहाँ पर है डी नंबर। सरफेसिंग के अंतर्गत क्लैडिंग आती है, हार्ड फेसिंग तथा बटरिंग, ये तीनों आते हैं। तो ऐसे में 195 का यहाँ जो सही आंसर है ये सभी है, यानी कि ये सभी जो है कि सरफेसिंग के प्रकार होते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है 196 नंबर। इनर्ट गैस है, इनमें से इनर्ट गैस जो होती है यानी अक्रिय गैस है वो कौन कौन सी है? हीलियम है, हाइड्रोजन है, या फिर ऑक्सीजन है, या फिर नाइट्रोजन है? तो आप सभी को पता होगा कि जो अक्रिय गैस होती है 196 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। हीलियम जो होता है अक्रिय गैस के अंतर्गत आती है। हीलियम, आर्गन, नियान, ये सब जो होती हैं अक्रिय गैस की सीरीज के अंतर्गत आती हैं, जबकि हाइड्रोजन जो होता है, ऑक्सीजन, ये सब अक्रिय गैस नहीं होती हैं। तो 196 का यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा। इनर्ट गैस के जो होती हैं हीलियम होती है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 197 नंबर। एसी ट्रांसफार्मर वेल्डिंग के लिए कितने वोल्ट सप्लाई की आवश्यकता होती है? यानी एसी की जो ट्रांसफार्मर वेल्डिंग के लिए कितने वोल्ट की सप्लाई की ज़रूरत होती है? 800 से 100, 100, 80 से 100, या फिर 40 से 100, 30 से 40, या फिर 20 से 30? तो 197 का यहाँ पर सही आंसर है ए नंबर। 80 से 100 वोल्ट की सप्लाई की ज़रूरत होती है एसी ट्रांसफार्मर को वेल्डिंग के लिए। तो यहाँ पर 197 का ए नंबर सही हो जाएगा, 80 से 100। ठीक है, 197 का ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है 198 नंबर। सोल्डरिंग आयरन की टिप कैसी होती है? स्टील की होती है, कॉपर की होती है, एल्युमिनियम की होती है, या फिर टिन की होती है? तो सोल्डरिंग आयरन की टिप का आपको बताना है, तो 198 का यहाँ पर सही आंसर है बी नंबर। सोल्डरिंग आयरन की जो टिप होती है कॉपर की बनी होती है, सोल्डरिंग आयरन की टिप। तो 198 का यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। जो कॉपर की होती है वो बनी होती है आपकी सोल्डरिंग आयरन की टिप। यहाँ पर मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, बी नंबर होगा यहाँ पर सही। अगला क्वेश्चन है 199 नंबर। किस विधि में डीसी करंट का प्रयोग किया जाता है? यानी वेल्डिंग की कौन सी विधि में डीसी करंट का प्रयोग किया जाता है? मिग वेल्डिंग में, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, टिग वेल्डिंग में, या फिर हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग में? तो 199 का यहाँ पर सही आंसर है ए नंबर। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में डीसी करंट का प्रयोग किया जाता है। तो 199 का यहाँ पर सही आंसर है ए नंबर। मेटल इनर्ट गैस का प्रयोग जो है कि किया जाता है डीसी करंट, मेटल इनर्ट गैस में डीसी करंट का प्रयोग किया जाता है। 199 का ए नंबर यहाँ पर सही होगा। और आज के इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग प्रक्रिया में किस प्रकार का ताप सोर्स प्रयोग किया जाता है? अग्नि का, गैस का, विद्युत आर्क का, या फिर विद्युत प्रतिरोध का? तो जो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होती है उसमें ताप सोर्स के तौर पर गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गैस का प्रयोग किया जाता है। इस वजह से ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग को गैस वेल्डिंग भी बोला जाता है। ठीक है, गैस वेल्डिंग, इसी वजह से यह ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग प्रक्रिया में ताप सोर्स के तौर पर गैस का प्रयोग किया जाता है। तो 200 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, गैस। तो आज का जो सेट यानी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो कि यहीं पर समाप्त होता है। अगले सेट में, अगले क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा साथ में बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि इन फ्यूचर जब भी मैं अगला सेट अपलोड करूँ, अगली क्लास अपलोड करूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर तुरंत मिल जाया करे।